अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज की हमारी वीडियो है नेक्स्ट 4 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री की। फर्स्ट 4 हमने डिस्कस कर ली थी, अब हम अपनी नेक्स्ट 4 केमिस्ट्री की टाइप्स देखते हैं। ठीक है, चलें। आज की हमारी 5th टाइप है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अपने नाम से ये बता रही है इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अपने नेम से खुद बता रही है दैट इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री कभी भी छोटी नहीं होती है। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री एक मशीन पर बेस्ड नहीं होती है। इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पर होती है। कोई भी इंडस्ट्री में हम सिंगल प्रोडक्ट नहीं बना सकते कि मतलब एक हमने प्रोडक्ट बनाया, नहीं। इंडस्ट्री में हम बहुत बड़ी तादाद में चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं। सो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमें सबसे पहले बताई थी एंटोइन लवॉइजर ने। एंटोइन लवॉइजर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कस्ड द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जिसने उन्होंने क्या बताया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। केमिकल कंपाउंड्स को कमर्शियल स्केल यानी बड़े पैमाने पे तैयार करने को, देखिए केमिस्ट्री केमिकल्स के रिलेशन भी है ना, और इंडस्ट्री कमर्शियल स्केल यानी लार्ज स्केल। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स ऑन कमर्शियल स्केल। उसके बाद हमने ये देखा कि किन किन केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो इसमें इंक्लूड है ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कॉस्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। कौन कौन सी, एक दफा फिर मेरे साथ रिपीट करें। ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमने फिर देखा, ये तो हमें डेफिनेशन और उसके केमिकल्स का पता चल गया कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसमें कौन कौन से केमिकल्स ऐड हैं। अब हम देखते हैं कि इसका स्कोप क्या है, ये कहाँ कहाँ देखी जाती है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इससे हम कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, इससे हम कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे फिर डिस्कस करूंगी। ठीक है, अच्छा, स्कोप इसका फर्टिलाइजर में बहुत है। सोप की इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पर बेस्ड है। पेपर पेंट की इंडस्ट्री होती है, वो भी। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री यानी जो कपड़े के ऊपर केमिकल्स से वर्किंग होती है, वो भी। उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी कि हम लोग एग्रीकल्चर के लिए कोई भी फर्टिलाइजर बनाते हैं या एग्रीकल्चर के लिए कोई अदर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो भी कहाँ पर प्रिपेयर होता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। उसके बाद पेंट और पेपर की जो भी फील्ड है, वो भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पर बेस्ड है। केमिकल्स एड अप होंगे तो हम कोई प्रोडक्ट बना सकेंगे। उसके बाद हमारे पास 6th टाइप है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर अपने नेम से खुद बता रहा है, न्यूक्लियस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम, इन चीजों के ऊपर ही बेस्ड करेगा ना। तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में बताया, उनका नाम था ओहो हहन। ओहो हहन। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में, कि जो भी हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये सब कुछ आता है, आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, ये सब कुछ रेडियो एक्टिविटी में आता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर प्रोसेसेस से होने वाली रेडियो एक्टिविटी के बारे में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि इसको बनाने का मेन कंसर्न क्या था, क्यों न्यूक्लियर केमिस्ट्री बनाई गई। फिर पता चला कि एटॉमिक एनर्जी को डिस्कस करने के लिए हमने एक नेक्स्ट टाइप बनाई थी, जिसको हमने क्या कहा था, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यहाँ मैं पॉइंट वाइज हर चीज को लिख देती हूँ, आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं, और मैं बोल रही होती हूँ तो आप तब भी नोट डाउन कर लिया करें। ये मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, और आप अगर इसको अपने कभी भी पेपर में, टेस्ट में, कहीं पे भी सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपके पास ये पॉइंट्स होंगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके पूरे चैप्टर का निचोड़ है। उसके बाद अब आप लोगों ने अभी अभी हमारे बहुत ही बड़े लेजेंड डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने एटम बॉम्ब बनाया था। एटम बॉम्ब कौन सी केमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर टाइप ही हुआ ना।
तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री थी। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कौन सी, वो भी एज ए केमिस्ट ही थे, और उन्होंने कौन सी केमिस्ट्री पढ़ी थी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ी थी। ठीक है, तो बाकी मैं फर्दर इनकी एक्सप्लेनेशन और इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया वो सब भी एक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यानी ये जो केमिस्ट्री है ये रेडिएशन जहां से आते हैं, जहां पर ट्रांसमिट होते हैं, जहां पर एमिट होते हैं, जहां पर एब्जॉर्ब होते हैं, ये सब कुछ हमें किस में पता चलता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अब आप कहेंगे हमें इसका फायदा क्या है, मैं बताती हूँ इसका क्या फायदा है। जब भी आप लोग, आजकल ये स्किन का ट्रीटमेंट बहुत चल रहा है, ठीक है, स्किन छोड़े हर आम बंदे को पता होगा एक्सरे करवाने जाते। अब वो एक्सरे में एक मशीन को कैसे पता चलता है कि आपकी बॉडी में ये इश्यू चल रहा है, ठीक है, वो इसी तरह पता चलता है कि वो कुछ रेडिएशंस आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाते हैं और वो रेडिएशंस जाकर एक फिल्म क्रिएट करती हैं और जिसके साथ वो बाउंस होती हैं, वहां से वो एक फिल्म बना देती हैं। और फिर पता चलता है कि भाई यहाँ से जो रेडिएशंस थी वो बाउंस हो गई थी, बाउंस बैक हो गई थी, और यहाँ से रेडिएशंस गुजर गई थी, तो वो सारा ब्लैक्स आता है, और जिससे बाउंस बैक हो गई थी या टकरा कर वापिस आ गई थी, वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस तरह फिर हमें पता चल जाता है कि बट हमारी बॉडी में ये इश्यू है, ये हमारी बॉडी में कोई इश्यू नहीं है। तो एक्सरे में भी बेसिकली क्या होता है, रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन होता है, वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देती हैं एक्सरेज। ठीक है, फिर आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट आप लेजर करवाते हैं, ये सारे जितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं ये सब जो है ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ही एम्पावर्ड है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट यानी रेडियोथेरेपी करवाते हैं, फिर हम अपने फूड को प्रिजर्व। अब आप लोग देखें कि जितने भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें हमें फूड प्रिपेयर मिलता है, वो क्या करते हैं, वो पकाने तो नहीं बैठते, उनके पास स्टेबलाइजर्स होते हैं ना, वो हर अपनी वीडियो में भी बताते हैं। जैसे आजकल दूध पैकेट वाली वीडियो आती है तो वो कहते हैं हम स्टेबलाइजर से इसको गुजारते हैं। ठीक है, वो स्टेबलाइजर बेसिकली क्या काम करता है, वो रेज इसके अंदर डालता है जिससे जितना भी बैक्टीरिया वगैरह होता है वो सब किल कर देते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास एक प्रिजर्व और एक सेफ चीज आ जाती है। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का काम भी यही करते हैं। उसके बाद जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से जो भी बिजली बनती है वो भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ही वजह से है। तो आज हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री को डिस्कस कर लिया है। हमारी जो 7th वन है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, अब इनको मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन आप इसमें से अपनी फील्ड को चूज करें, जहां पर आपका माइंड शार्प है अब उस फील्ड को सिलेक्ट करें। और मेरी बात समझ लें, केमिस्ट्री बोरिंग नहीं होती है। जो बच्चे बोलते हैं कि अल्लाह केमिस्ट्री इतनी बोरिंग है, केमिस्ट्री ये है वो है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आपसे बड़ी कोई चीज नहीं है। ठीक है ना, आप अगर एक ह्यूमन को समझ सकते हैं तो एक लिखी हुई बुक को क्यों नहीं। मेरी बात आप डिस्कस अपने माइंड में रख रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको हवा नहीं बनाए। ठीक है, बहुत इजी है, इजी करके मैं आपको दूंगी, आपने इसको प्रिपेयर करना है और हम बहुत मजे से पढ़ेंगे। हमने रट्टे वाला काम नहीं करना, हमने समझ के काम करना है कि इस वर्ड के गाइस। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री 7th टाइप ऑफ केमिस्ट्री है और इसका स्कोप बहुत ही वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा किरदार अदा करती है। फर्स्ट साइंटिस्ट जो कि आइजैक मॉरिटस थे। ठीक है, आइजैक मॉरिटस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु टेल अस अबाउट एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, कोई भी हम लेबोरेटरी में सैंपल भेजते हैं, कोई भी ब्लड टेस्ट करवाने के लिए भेजते हैं, या एंड अदर कोई चीज़ भी हम कहते हैं कि भाई पानी का हमने सैंपल दिए कि हमें वाटर को चेक करना है कि कितना प्योरीफाई है और कितना प्योरीफाई नहीं है, तो वो भी हम किसकी मदद से करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री से। उसमें होता क्या है, वो एक सैंपल लेते हैं,
उसको उसकी सेपरेशन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको ऐसे प्रोसीजर्स में से, ऐसी मशीनरीज में से पास आउट करवाते हैं जिसमें से वो डिडक्ट की जाए और उसके अंदर जितनी भी केमिकल्स हैं या उनकी क्या क्या रेशो है वो सब चीज़ें एनालाइज किए जाएं, ठीक है। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का काम है, डील विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, ठीक है। सेपरेशन करना और सैंपल को एनालाइज करना, उसमें से उसके कंपोनेंट्स ढूंढना। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस की आगे से 2 टाइप्स है, एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकंड वन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी अपनी चीज से अपने वर्ड से प्रोनाउंस कर रही है कि क्वालिटी किसी भी चीज का म्यार देखा जाता है ना, कि देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है, और इसका जायका कैसा होगा, ये सब चीजें, टेस्ट, आइडेंटिटी, हर चीज क्वालिटेटिव एनालिसिस में। तो क्वांटिटी अपने वर्ड से एक्सप्लेन कर रहा है कि ये अमाउंट पर बेस करेगा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो अमाउंट का एनालिसिस होता है कि कितनी रेशो में है, कितनी प्रोपोर्शन में है, ठीक है। वो सब चीजें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। अब इसका स्कोप क्या है, मैंने अभी आपको बताया है, वाटर को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग खाना जो हमने मतलब उसमें शक है हमें कि नहीं ये जगह या ये चीज़ हमें खाना ठीक नहीं दे रही है, नहीं प्रोवाइड कर रही है, इसके टेस्ट में कोई इशू आ रहा है, वो भी हम कहाँ से एनालाइज करवा सकते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल लेबोरेटरीज जो होती हैं ब्लड टेस्ट करने के लिए, वो भी क्या करती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री करती है। हमारा इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, हमने देखना हो कि हमारा इन्वायरमेंट हाइड्रेटेड है, नॉन हाइड्रेटेड है, हमारी सॉइल कैसी है, ये सब चीज़ें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल अपने वर्ड से खुद एक्सप्लेन कर रहा है। पहले मैं बताती हूँ कि किन साइंटिस्ट ने इन्हें सबसे पहले डिस्कस किया था। सो Paul Anastas was the first scientist who studied environmental chemistry. इसमें उन्होंने क्या बताया कि वो कंपोनेंट्स बताए जो कि ह्यूमन का इफेक्ट बताते हैं ज़मीन पर, कि इंसान ज़मीन पर जाकर क्या क्या कुछ करता है और किस किस तरह करता है, ठीक है। वो सब चीज़ें हमें कौन बताती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद ये क्या बताती है कि हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं और किस तरह हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके साथ कौन कौन सी अदर ब्रांचेस भी रिलेट करती है। देखिए इन्वायरमेंट सिंपल तो नहीं ना होता, अब इसमें रहने वाले ह्यूमन बींग्स बायोलॉजी में आते हैं, फिर इकोलॉजी, फिर जियोलॉजी। इकोलॉजी में हम अपना इन्वायरमेंट देखते हैं, जियोलॉजी में हम जियोग्राफिकली देखते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर हम सॉइल को देखते हैं, अपने वाटर को देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में ठीक है या नहीं है, कितना है, किस तरह से है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आज हमने अपना ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को फिनिश कर लिया है। आई होप आप लोग को ये इजी लगा हो और आप लोग इजीली इसको रेडी कर सके। ये देखें, ये मैंने इस तरह से पीछे हुई हूँ कि आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको नोट डाउन कर लें और नोट डाउन करने के बाद इसको अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आप अपने पेपर्स में कहीं पे भी आए तो आप इजीली इससे फायदा हासिल कर सकें, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और कोई भी मसला हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, और अगर आप कोई न्यू चीज़ सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं आपको वो भी न्यू चीज़ भी लेकर आऊँ। और सेकेंडली केमिस्ट के बारे में मैं अलग से एक वीडियो डालूंगी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी जिसमें मैं आपको उनकी पूरी लाइफ के बारे में बताऊंगी कि उन्होंने एटम बॉम्ब किस तरह बनाया और क्या क्या कुछ किया। तो अगर आप लोग एक्साइटेड हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक की मेरी मेहनत आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और हो सके तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ इसको शेयर कीजिए क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड ऑल पीपल्स अराउंड यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।